हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर अप हो ही जाता है। फिर भी मैं जब मेरे क्वेश्चन आंसर्स जो है सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम चैप्टर का भी पूरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इंडिया में कैसे अट्रैक्ट हुई यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, वो हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर है फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में इतना अच्छा सिल्क और कॉटन प्रोड्यूस होता था जो वो एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग देशों में, अपने देशों में जाके बेचते थे, इसलिए वो लोग यहाँ पे आए। फिर पेपर, क्लोव, कार्डमम अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। और यहाँ का पेपर, कार्डमम मसाले हमारे देश के उनसे भी बड़े अट्रैक्टेड थे, इसलिए वो लोग हमारे देश में आए। और क्या था, चीप लैंड, सस्ती ज़मीन, सस्ते स्किल्ड लेबर, बहुत अच्छे लेबर थे, बड़ा अच्छा काम करते थे। और डिवाइडेड रूलर्स, जो रूलर्स थे हमारे देश के वो भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे और उनको लगता था कि वो इन पे आराम से मतलब कंट्रोल कर पाएंगे। और ये सारे के सारे जो हैं पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बने यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के लिए हमारे देश में। आप देखिए, मैचअप्स देख लेते हैं हम लोग पहले, इसके जो मैचअप्स हैं और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। मैचअप में देखिए, हमें बताना है कि दीवानी क्या होता है। तो देखिए, दीवानी होता है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। दीवानी राइट्स जिसको भी दिए जाते थे उनके पास ये हक हो जाता था कि वो जो है ज़मीन से कर अदायगी कर सकते हैं। तो दीवानी राइट्स किससे दिए जाते थे, क्या होता था दीवानी का मतलब, राइट, हक, लैंड रेवेन्यू, कर अदा, मतलब कर जो है अदा नहीं, कर लेने का लोगों से, होता था दीवानी राइट्स। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते थे, टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत होती थी, क्रिमिनल कोर्ट्स, फौजदारी अदालत में जो भी क्राइम, चोरी, मर्डर, इस टाइप के जो क्राइम्स होते थे उनकी सुनवाई की जाती थी। और रानी चन्नम्मा थी, जो रानी थी चन्नम्मा, उन्होंने एक लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था रानी चन्नम्मा ने कित्तूर में। सिपाही को सिपाही बोलते थे ये लोग जो अंग्रेज थे। अब सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो है इसमें, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो पहली बैटल थी जिससे पहली बार जो ब्रिटिश जो हैं बंगाल में जीते थे। तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फर्स्ट बैटल विच स्टार्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल एंड इंडिया टू। इंडिया में भी इनकी पहली जो है ऑलमोस्ट ये बैटल ऑफ प्लासी पहली कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत थी पहली। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के जो है शासक थे। सी है इसका नेक्स्ट, डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, इसमें था कि अगर आपका जो है अपना बेटा नहीं है, अपना बायोलॉजिकल सन नहीं है, आपने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है बेटा, तो वो राजा नहीं बनेगा, आपका जो राज्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। तो ये था डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। डी है इसका, मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, महाराष्ट्र, गुजरात वाला एरिया और एमपी वाला एरिया, जो मराठा की किंगडम थी वहीं पर ज़्यादा लोकेटेड थी। अब ट्रू फॉल्स है, पहला है, मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। बिल्कुल गलत बात है, 15th सेंचुरी से चली आ रही थी, 18th में तो आकर के वीक हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। बी है इसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। बिल्कुल गलत बात है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अकेली थोड़ी ना थी, इसमें डच भी थे, फ्रेंच भी थे और पोर्टुगीज़ भी थे, बहुत सारी कंपनीज थी। तो ये फॉल्स हो गया। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड। इतने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो लेके आते थे कि सारा कुछ हुलिया ही बदल देते थे जगह का। तो ये भी फॉल्स है, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वो लेके आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल के जो नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि अंग्रेज़ों की कंपनी थी, उनके बीच में रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के क्या कारण थे या फिर एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या थे। तो देखिए, पहला है पॉइंट देखते हैं, नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस
डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरीज फॉर द कंपनीज राइट्स टू ट्रेड। तो देखिए नवाब जो है कोई भी कंसेशन, कोई भी वो होता है ना कि थोड़ा मोल भाव कर लो, हम यहाँ पे व्यापार करेंगे, हमसे टैक्स कम ले लो, ऐसा अंग्रेज़ जो है वो नवाब से कहते थे। बंगाल के नवाब ने कहा देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप लोगों को पूरा पूरा टैक्स देना पड़ेगा। और ट्रिब्यूट भी मांगते थे, गिफ्ट्स भी मांगते थे कि भाई कंपनी जो है ट्रेड करेगी तो यहाँ पे कंपनी को पैसा भी देना पड़ेगा हमें, ये बात थी। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गया था, अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आती थी, भाई नुकसान होता था उन्हें, उनके फ़ायदे में कमी होती थी ये। फिर सेकंड पॉइंट आता है दे डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। और नवाब ने कि भाई आप अपने यहाँ पे सिक्के नहीं बना सकते, ये भी मना कर दिया था नवाब ने अंग्रेज़ों को कि आप अपने जो है सिक्के इंडिया में बंगाल में नहीं बना सकते। थर्ड है स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। अब अंग्रेज क्या सोचते थे कि अपनी सेना रख लें, अपने जो है किले बड़े बड़े बनाएं और फोर्टिफाई कर लें। फोर्टिफाई करने का मतलब है उसको जो है इस तरीके से घेर लें, अपने सैनिक वहाँ पे खड़े करें, खूब बड़ी बड़ी इमारतें बना दें। तो नहीं, ये भी बंगाल के नवाब ने मना कर दिया था। दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। और जो वो हैं बंगाल के जो नवाब थे वो ये भी कहते थे कि जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमें टैक्सेस नहीं दे रही है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हमारा जो पैसा है आना चाहिए जो हमें आप लोगों से या बंगाल से, वो हमारे नवाब बोलते थे ब्रिटिशर्स को कि तुम लोगों की वजह से नहीं आ पा रहा है। तो ये भी लड़ाई का कारण था। फिर और क्या था, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स नहीं पे करना चाहती थी। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। और नवाब को ह्यूमिलिएट मतलब नीचा दिखाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती थी। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, टैक्स नहीं पे करोगे, सरकार को मतलब उस टाइम सरकार तो नवाब ही थी, नवाब को नुकसान होगा तो भाई नवाब तो चिढ़ेगा ही, साफ सी बात है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए जब लड़ाई हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो किसके पास दीवानी राइट्स आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये है। तो देखिए आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। तो बैटल ऑफ प्लासी हुई 1765 में हुई थी। अब इसमें क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर जो था, ये कंपनी जीत गई थी, नवाब हार गया था, वो भी धोखे से हारा था, वो एक अलग स्टोरी है। तो मुगल एम्परर जो थे वहाँ के दिल्ली के शासक, पूरा इन्हीं का ही था एम्पायर, बंगाल भी इन्हीं का ही था। तो इन्होंने ब्रिटिश कमज़ोर पड़ गया था ये भी, मुगल एम्पायर भी, तो इन्होंने कंपनी को अपॉइंट कर दिया कि भाई दीवानी राइट कर जो है तुम लोगों से अदा करोगे बंगाल में। दीवानी अलाउड कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब इतने रिसोर्सेज थे ना तो कंपनी को बड़ा फ़ायदा होने लगा। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड फ्रॉम 18th सेंचुरी, इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब पहले क्या होता था, कंपनी को खुद को कर देना पड़ता था नवाब को। अब क्या हुआ, ये खुद ही दीवानी राइट्स आ गए, खुद ही नवाब बन गए ये लोग। तो इनको कर भी नहीं देना पड़ा और फ़ायदा ही फ़ायदा इनको ज़्यादा होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सम subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. अब देखिए आप अगर सब्सिडरी अलायंस में आ गए अंग्रेज़ों के साथ, कोई भी राजा आ गया तो अपनी सेना नहीं रख सकता वो राजा, ठीक हो गया, ये वाली चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अपनी सेना नहीं रख सकते सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी का मतलब होता है आप किसी के नीचे हैं। सब्सिडरी अलायंस, आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करी है मगर आप उस पार्टनरशिप में उससे नीचे हैं, सब्सिडरी हैं, ये है। तो देयर वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। राजा जो है कंपनी उनकी प्रोटेक्शन करेगी, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। देखिए एक तो वो अपनी सेना नहीं रख सकता राजा, और जो अंग्रेजों की सेना है उसको भी पैसा कौन देगा, राजा देगा। बताइए, देखिए कितने होशियार हैं ये। एक तो राजा को सेना नहीं रखने दे रहे कि अपनी प्रोटेक्शन वो खुद कर ना पाए, और जो सेना अंग्रेज रख रहे हैं अंग्रेजों को पैसा राजा से दिलवा रहे हैं। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्रोटेक्शन। और वो कह रहे हैं कि हम आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आप इनको पैसे भी दो। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। और अगर इंडियन रूलर्स पैसे ना दे पाते थे, उनको नहीं दे पाते थे अगर ब्रिटिशर्स को पैसे, तो क्या करते थे, पार्ट ऑफ टेरिटरी, उनका जो राज्य है उसका कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया करते थे। तो ये था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। इसमें क्या होता था सब्सिडरी अलायंस में कि अब
राजा अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, आर्मी ब्रिटिशर्स की होती थी, मगर पैसे आर्मी को कौन देता था? राजा। और अगर राजा पैसे नहीं दे पाते थे तो राजा के राज्य का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स छीन करके रख लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट द इंडियन रूलर्स। जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी वो इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के तरीके से किस तरह अलग था वो बताना है। तो देखिए, अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ईच वाज रूल्ड बाय गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। तो पहले राजा जो होते थे वो अपने सूबों में बांटते थे, ये लोग कैसे करने लगे? ब्रिटिशर्स प्रेसिडेंसीज में बांटने लगे, और हर प्रेसिडेंसी का जो हेड होता था वो गवर्नर जनरल होता था, और सारी प्रेसिडेंसीज को मिला के जो एक हेड बनते थे वो होते थे, हर प्रेसिडेंसी का तो गवर्नर हेड होता था, सारी प्रेसिडेंसीज को मिलाकर के जो हेड होते थे वो होते थे गवर्नर जनरल। फिर देखिए, फ्रॉम 1772 नया न्यू एडमिनिस्ट्रेशन न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉट एस्टेब्लिश्ड। 1772 में एक नया जस्टिस का सिस्टम जो है वो इवॉल्व होके आया। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। और हर जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, 2 तरीके के कोर्ट्स रहने लगे, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 1772 से रहने लगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट कौनों से होते थे? जिसमें मतलब नॉर्मल जो है घरेलू चीज़ों के बारे में जो होते थे, ज़्यादा छोटे केसेस, वो होते थे सिविल कोर्ट्स में, जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा और प्रॉपर्टी का इशू, ये सब सिविल कोर्ट में आता है। ये यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होते थे वो हेड करते थे। क्रिमिनल कोर्ट वाज अंडर काजी एंड मुफ्ती। तो काजी और मुफ्ती जो होते थे वो क्रिमिनल कोर्ट, जो चोरी और लूटपाट और मर्डर वगैरह, वो काजी और मुफ्ती क्रिमिनल कोर्ट में देखते थे। फिर क्या था, प्रिंसिपल फिगर in Indian district was collector who collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officer and daroga। वो प्रिंसिपल जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर होती थी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, वो कलेक्टर होते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, मेंटेन करते थे टैक्सेस को, और किसकी हेल्प से? जजेस की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास की हेल्प से। तो ये हो गया हमारा कि किस तरीके से कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब 6th आता है, मतलब लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो ये है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ कंपनीज। आर्मी, कंपनी की आर्मी में किस तरीके के बदलाव आए वो हमें बताना है। तो चेंजेस क्या क्या थे? आर्मी मैन वॉज नोन एज सिपाही आर्मी मैन। आर्मी मैन जो थे उनको सिपाही कहा जाने लगा। देयर वर चेंजेस इन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। इन्फेंट्री रिक्रूटमेंट बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, पैदल सेना जो होती है, इन्फेंट्री जो पैदल चलती है, उसकी जो है रिक्रूटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। देयर वॉज एन यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग ड्रिल एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मार्चेज होने लगी, और ट्रेनिंग जो है वो यूरोपियन स्टाइल में दी जाने लगी। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग जो है उनको इग्नोर किया जाने लगा। पहले क्या होता था, राजा महाराजा इस कास्ट की ये वाली जो है, इस कास्ट के लोग आर्मी में आएंगे और इस तरीके से उनको पोस्ट वगैरह दी जाएंगी, मगर इन्होंने क्या किया, सारी कास्ट जो है वो एक ही साथ काम करेंगे, और ड्रिलिंग, डिसिप्लिन और वॉरफेयर टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाने लगी। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होकर के वॉरफेयर में, आर्मी में आने लगी थी। तो ये सारे चेंजेस हुए थे। तो ये हमारा 2nd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।